नमस्कार, मैं उपेंद्र कश्यप और आप देख रहे हैं फोर्थ व्यूज। जाति की राजनीति और राजनीति की जाति की बात तो खूब होती है। जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी का नारा बुलंद किया जाता है। लेकिन आप जानते ही हैं कि जब देने की बारी आती है तो पहले अपना परिवार, फिर अपनी जाति और तब जमात की बात होती है। बिहार में विधानसभा चुनाव की बिसात बिछने लगी है। तमाम जगह चुनावी रणनीतियां तैयार होने लगी हैं और हम आपके बीच लेकर आए हैं आपका क्षेत्र आपकी जाति। इस एपिसोड का यह 7वां वीडियो आप देख रहे हैं, जिसमें हम गोविंदगंज और केसरिया की चर्चा करेंगे, जहां यह बात भी प्रमाणित होती है कि क्षेत्र में अगर एक ही जाति के जीतने की परंपरा हो तो मुकाबला भी एक ही जाति के बीच होती है, यानी विजेता और उपविजेता, यानी दोनों राजनीतिक दल एक ही जाति के प्रत्याशी पर अधिक भरोसा करते हैं। फिर ऐसे में जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी का फलाफल क्या होगा। हम आज बात करेंगे एक ऐसे ही ब्राह्मण बहुल क्षेत्र का, जहां जीतने वाली और हारने वाली दोनों पार्टियां ब्राह्मण को ही प्रत्याशी बनाती हैं। ब्राह्मणों के बीच ही मुकाबला होता है, जातीय समीकरण हावी होता है। निर्णायक भूमिहार हैं और इसकी संख्या भी दूसरे स्थान पर है। जिस क्षेत्र की हम बात करेंगे उस क्षेत्र में बौद्धों का केंद्र भी है और यहाँ स्थिति है कि न जाति की चलती है न दल की चलती है, दोनों का कभी वर्चस्व नहीं रहा। ये स्थिति है राजनीति की। तो राजनीति की जो चाल होती है बड़ी टेढ़ी होती है। आप किसी एक ढर्रे पर चलकर बिहार विधानसभा के सभी सीटों का आकलन नहीं कर सकते। ये तो बड़ी बात है। उससे भी बड़ी बात यह है कि सिर्फ एक जिला उठा लीजिए बिहार में और उसी के सभी 6, 7, 8, 9, 10 जो विधानसभा क्षेत्र हैं एक जिला में या एक लोकसभा क्षेत्र में, उनका भी आकलन आप किसी एक थर्मामीटर से नहीं कर सकते। यही है जाति की राजनीति का सच। आपको पॉकेटवार थर्मामीटर बदलना पड़ेगा और तभी आप उसका आकलन कर सकेंगे। सबसे पहले आज हम चलते हैं गोविंदगंज। यह ब्राह्मण बहुल क्षेत्र है, यहाँ ब्राह्मणों की संख्या काफी है और संघर्ष भी स्वाभाविक है कि उन्हीं के बीच होता है। 64,000 अकेले ब्राह्मण हैं यहाँ और भूमिहार 35,500 दूसरे स्थान पर, यानी लगभग 1,99,000 लगभग। तो हम मानकर चलते हैं 1 लाख वोटर तो सिर्फ भूमिहार और ब्राह्मण है। बिहार में कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां दोनों को एक माना जाता है, इसके बावजूद कि दोनों के बीच संघर्ष भी हर जगह आपको दिखेगा। कुल वोटर यहाँ 2,85,205 हैं। ऐसे में नंबर 1 पर तो ब्राह्मण है और अगर भूमिहार मिला दें तो और नंबर 1 हो जाते हैं 1 लाख। स्वाभाविक है कि वहां जीत और हार में यह फैक्टर बड़ा काम आता है और इसीलिए यहां हम देखते हैं कि या तो ब्राह्मण जीते या भूमिहार जीते। 1951-52 से लेकर 2020 तक जो विधानसभा के चुनाव हुए उसमें 15 बार ब्राह्मण जीते हैं और मात्र 3 बार भूमिहार। 18 विधानसभा चुनाव हो चुके हैं। 1951 से 2020 तक हुए कुल 18 विधानसभा चुनाव का यह आंकड़ा आपको बता रहे हैं। मात्र 1969 में राय हरिशंकर शर्मा और 1985 एवं 1990 में योगेंद्र पांडे जीते हैं जो भूमिहार थे। इसके अलावा हर बार ब्राह्मण ही जीतते रहे हैं। कांग्रेस का यह गढ़ रहा है 1980 तक। 7 बार लगातार कांग्रेस यहां से चुनाव जीती है। 1951 में शिवधारी पांडे जीते हैं। 1957, 1962, 1967 में ध्रुव नारायण तिवारी जीते हैं और 1972 और 1977 और 1980 में रामाशंकर पांडे जीते हैं। ये यहाँ का विश्लेषण है। अब जो 18 बार अब तक विधानसभा का चुनाव हो चुका है गोविंदगंज में, उसमें आप देखिए कि 7 बार कांग्रेस, 3 बार जदयू जीती है और 2 बार निर्दलीय
एक एक बार लोजपा, समता पार्टी, एजीपी, जनता दल, जनसंघ और भाजपा जीती है। 1980 में आखिरी बार कांग्रेस जीती थी। अब यहाँ जाति समीकरण अगर देखना है तो आप देखिए कि 2010 में यहाँ से मीना द्विवेदी जीती थी, जदयू की नेत्री हैं और जाति से ब्राह्मण हैं। 2015 में राजू तिवारी जीते जो लोजपा के ब्राह्मण हैं, अभी पार्टी में बड़े पद पर हैं। 2020 में सुनील तिवारी चुनाव जीते जो भाजपा के हैं और ब्राह्मण हैं। तो यहाँ लगातार अभी ब्राह्मण का वर्चस्व पिछले 3 चुनाव से है। मैंने कहा 18 बार में 15 बार ब्राह्मण जीता है, अब भूमिहार 3 बार। तो देखिए कि अब क्या होता है आगे, क्या दूसरे की जगह यहाँ है? शायद दूर दूर तक ऐसा नहीं दिखता है। और 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में भी यह मानकर चला जा रहा है कि यहाँ जीतने और हारने वाले 2 प्रमुख जो गठबंधन है, एनडीए बनाम महागठबंधन, महागठबंधन बनाम एनडीए की जो लड़ाई होगी, दोनों की तरफ से ही भूमिहार और ब्राह्मण ही प्रत्याशी बनाए जाएंगे। तीसरी जात की यहाँ जगह नहीं है। यहाँ हालांकि महागठबंधन की अगर हम बात करें तो महागठबंधन के फोल्डर में जो यादव और मुस्लिम जाति है उसके मुताबिक 52,500 यहाँ हैं, 26,500 यादव और 26,000 मुस्लिम। अगर एनडीए फोल्डर की हम बात करें तो इसमें सवर्ण सिर्फ अकेले जो हैं 1,75,000 हैं, राजपूत 8,000, भूमिहार 35,500 और ब्राह्मण 64,000। इनके अलावा 15,000 कुर्मी, 14,000 पासवान और 18,000 वैश्य से जुड़ जाते हैं। तो कुल 1,57,500 लगभग यहाँ वैसे मतदाता हैं जो एनडीए फोल्डर के माने जाते हैं, जबकि महागठबंधन के पास मात्र 52,500 मतदाता हैं। अब इनके अलावा कुशवाहा 18,000 और रविदास 9,000 हैं, यानी 27,000। और तो जो 10 जातियां हैं, अगर इनकी जाति का हम विश्लेषण करेंगे और वोट पैटर्न का देखेंगे तो 2025 फिर से नीतीश, फिर से एनडीए की ही संभावना ज्यादा दिखती है। दूर दूर तक महागठबंधन गोविंदगंज में नहीं दिखता। अब हम दूसरे विधानसभा की बात करते हैं, केसरिया, जो बौद्ध स्थल के रूप में बिहार में काफी प्रतिष्ठित जगह है केसरिया। और यहाँ न जाति का वर्चस्व रहा न किसी दल का वर्चस्व रहा। कहने का मतलब है कि लगातार परिवर्तन यहाँ होते रहा है। यहाँ का समाज राजनीतिक रूप से परिवर्तन पसंद है। और बिहार में कहा यह जाता है कि कुशवाहा बौद्ध समर्थक हैं या बौद्ध को अपनी बिरादरी का मानते हैं। यानी बिहार का कुशवाहा जो है ये मानकर चलता है कि बुद्ध कुशवाहा जाति के थे, हालांकि तब जाति व्यवस्था बहुत नहीं थी। और उनकी यहाँ संख्या मात्र 34,000 है कुशवाहों की। शायद इसीलिए कुशवाहा संघर्ष में रहते हैं और यहाँ कुशवाहा यादव यही लड़ाई चलते रही है। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि 1952 और 1957 में यहाँ प्रभावती देवी जी थी जो कांग्रेस की थी। 1962 में यह क्षेत्र जो है वामपंथी हो गया। देखिए गजब का ये भी केसरिया क्षेत्र है, कांग्रेसी, फिर वामपंथी और फिर दक्षिणपंथी, तीनों पंथ की तरफ केसरिया जाते रहा है। 1962 में यहाँ सीपीआई के पीताम्बर सिंह जीतते हैं। 1967 में फिर सीपीआई जीतती है लेकिन प्रत्याशी केपी सिन्हा हो जाते हैं। 1969 में फिर कांग्रेस के मोहम्मद एजाज हुसैन जीतते हैं। 1972 और 1977 में सीपीआई से पीताम्बर सिंह पुनः जीतते हैं कुल 4 बार। 1980 में जेएनपी से राय हरिशंकर शर्मा जीतते हैं। आपको पता ही है कि राय हरिशंकर शर्मा वही हैं जो 1969 में गोविंदगंज से विधायक बने थे, लेकिन 1980 में यहाँ से विधायक बनते हैं। 1985 में फिर राय हरिशंकर शर्मा कांग्रेस से जीतते हैं। 1990 1995 में सीपीआई के यमुना यादव जीतते हैं। 2000 में एसएपी से मोहम्मद उबैदुल्ला जीतते हैं। 2005 में जो फरवरी में चुनाव हुआ जदयू से, फिर वो आकर जीतते हैं मोहम्मद उबैदुल्ला, पहले एसएपी से यानी निर्दलीय, और फिर उसके बाद 2005 फरवरी में जब चुनाव होता है तो वो जदयू से चुनाव जीत जाते हैं। अक्टूबर 2005 में राजद यहाँ से जीत जाती है, राजेश कुमार रोशन। अब 2010 में क्या होता है कि सचिंदर प्रसाद सिंह जो जाति के भूमिहार हैं वो बीएसपी से यहाँ चुनाव जीतते हैं। 2015 में राजेश कुमार जो है कुशवाहा जाति के हैं, राजद से, वो जीतते हैं। 2020 में शालिनी मिश्रा जीतते हैं, भूमिहार जीतते हैं। यानी यहाँ भूमिहार का वर्चस्व लगातार है। तो कुशवाहा, यादव और भूमिहार इन्हीं का यह गढ़ रहा है और यही लगातार लगभग
उलट उलट कर जीतते रहे। तो केसरिया एक ऐसा क्षेत्र है जहां न यादवों का वर्चस्व है, न कुशवाहों का वर्चस्व है, न भूमिहारों का वर्चस्व है। तीनों जातियों को बारी बारी मौका यह धरती देते रही है। अब अगर हम जातीय की बात कर लें कि जातीय मतदाता कितना है यहाँ, तो आप देखेंगे कि 2,77,924 मतदाता केसरिया में हैं, जिसमें यादव 34,000 और मुस्लिम 45,000। यानी महागठबंधन के फोल्डर में जो माई समीकरण है उनकी संख्या, यहाँ उन मतदाताओं की संख्या, ये आबादी नहीं है, 79,000 है। एनडीए फोल्डर में जो है राजपूत 27,000, भूमिहार 15,500, ब्राह्मण 22,500, यानी 65,000 सवर्ण है जो एनडीए के फोल्डर में है। कुर्मी 15,000, पासवान 16,000, वैश्य 23,000, यानी 54,000 ये भी। कुल मिलाकर एनडीए के फोल्डर में जो जातियां मानी जाती हैं उन मतदाताओं की संख्या यहाँ 1,19,000 है, महागठबंधन से काफी आगे। 79,000 ही मात्र यहाँ महागठबंधन के फोल्डर वाली जातियां हैं। कुशवाहा 34,000 हैं, रविदास 16,000 हैं। यानी कुशवाहा और रविदास एक बड़ा फैक्टर यहाँ पर है। वो अगर एकजुट होकर, ध्रुवीकृत होकर किसी के पाले में बैठ जाएं तो उसे जिता ले जाएंगे। यानी महागठबंधन को अगर केसरिया में चुनाव जीतना है तो उनको कुशवाहों को और रविदासों को साधना होगा। बाकी इन 10 जातियों के अलावा जो जातियां हैं कम प्रतिशत वाले, कम ताकत वाले, उनको भी हर कोई साध रहा है। तो जो जिन जातियों को अधिक से अधिक साध सकेगा उनकी जीत ही अधिक संभावित होगी। तो 2025 में जहां केसरिया में एनडीए जीतती हुई दिख रही है, वहीं महागठबंधन संघर्ष करती हुई दिख रही है। अब महागठबंधन के पास विकल्प है कि वो जिन अधिक जातियों को साधने में सफल होगा उतना ही वो सशक्त दावेदार होगा, उतना ही वो मजबूती से जवाब दे पाएगा। वरना एनडीए की जीत यहाँ संभावित दिखती है। अब तक आपको इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक अपील करता हूं कि आप जब वीडियो देख ही रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। ऐसा क्यों नहीं करते? सिर्फ उंगली टच करनी है। आप सब्सक्राइब करेंगे तो हमारा प्यार और आपसे बढ़ेगा, और जब आप प्यार देंगे तो हम और उत्साहित होकर आपके सामने एक से एक वीडियो लेकर आएंगे। पूरे विधानसभा चुनाव में एक से एक जानकारी, एक से एक विश्लेषण लेकर हम आपके पास उपलब्ध होंगे, उपस्थित होंगे, प्रस्तुत होंगे। तो आप देखते रहिए फोर्थ व्यूज। बहुत बहुत धन्यवाद। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी